स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर के आपके एलिमेंट्री सोशल रिसर्च के पेपर में हम बात कर रहे थे स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च की। आज हम उन्हीं स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से एक एक स्टेप को विस्तार से समझेंगे। जब सामाजिक अनुसंधान प्रारंभ किया जाता है तो वो तार्किक चरणों के साथ होगा और जो कार्य पहले किया जाना होगा तर्क के साथ वो पहले ही किया जाएगा और इसी तरह से क्रमबद्ध रूप से हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया को करते हैं। इन सभी स्टेप्स में ये समझने योग्य और ध्यान रखने योग्य बात है कि कोई भी काम आगे पीछे नहीं किया जाएगा, वो एक चरणबद्ध प्रक्रिया ही होगी। तो पहला स्टेप जो हमारा होगा सामाजिक अनुसंधान प्रारंभ करते समय वो होगा समस्या का चुनाव या सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब है, यहाँ प्रॉब्लम शब्द का मतलब है कि हम जिस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो जिस विषय या मुद्दा या जो हमारा टॉपिक होगा रिसर्च का वो भी बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर चुना जाएगा। पीवी यंग कहती हैं कि विषय ऐसा होना चाहिए या जो आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च है, प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च है, वो उस तरह का होना चाहिए जो रिसर्चर की योग्यता के अनुसार हो, जिसमें रिसर्चर या जो अनुसंधान करता है उसकी दक्षता होनी चाहिए, उस विषय से संबंधित उसको पूर्व ज्ञान होना चाहिए। साथ ही आपके पास जो संसाधन हैं रिसर्चर के पास वो समस्या के अकॉर्डिंग होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका संबंधित साहित्य का अध्ययन या रिव्यू ऑफ पर्टिनेंट लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मतलब है कि जब भी आप सामान्यतः भी कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो वो आपके लिए एक तरह से नया होता है और उसके आसपास की जानकारी को आप जुटाने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से जब सोशल रिसर्च किया जाता है तो आपका जो टॉपिक ऑफ रिसर्च है, प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च है, उससे रिलेटेड जो भी कार्य या रिसर्चेस पहले की गई हैं उससे संबंधित जानकारी पुस्तकों में, लेखों में, पांडुलिपियों में, किस पत्रों में, पुस्तकों में, जिस भी तरह के आपके पास सोर्सेज हों उनसे उस जानकारी को लेने का प्रयास करना चाहिए। और ये पूर्व में आप जो विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ये आपकी उस विषय में आप जब रिसर्च करेंगे तो आपकी दक्षता को बढ़ाता है और आगे आने वाली जो तैयारी है उसमें आपकी मदद करता है। अगला जो रिसर्च का स्टेप है वो है इकाइयों का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट से मतलब है कि जिस विषय और जिस संदर्भ में आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप जिन भी शब्दों का इस्तेमाल अपने टॉपिक में कर रहे हैं और जिन जिन यूनिट्स पर आप काम करने वाले हैं वो आपकी सुपरिभाषित होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका विषय है कि कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति और भूमिका पर प्रभाव, तो कामकाजी महिला से आपका क्या तात्पर्य है? क्या वो संगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं या असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं? तो ये कामकाजी महिला शब्द आपका स्पष्ट होना चाहिए। जब आप परिस्थिति और भूमिका शब्द की बात कर रहे हैं तो किन विशिष्ट संदर्भों में आप उसके स्टेटस और रोल को समझना चाहते हैं? तो आपके ये जो यूनिट्स हैं वो आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। इसके बाद सामाजिक अनुसंधान का जो अगला चरण है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या प्राकल्पना का निर्माण। इस विषय पर हम एक पूरा टॉपिक आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन संक्षेप में यहाँ समझें। हाइपोथेसिस का मतलब है कि एक आप अस्थायी कल्पना कर लेते हैं अपने अनुसंधान को करने से पहले, यानी जिस विषय या प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कर रहे हैं वो कार्य कारण रूप से मतलब एक निष्कर्ष अस्थायी रूप से आप अपने अनुसंधान का पहले से निकाल लेते हैं। जैसे आप भारत में वर्तमान में युवाओं की समस्याओं को समझना चाहते हैं तो समस्याओं के कारण क्या हैं, प्रभाव क्या हैं, इस सब के बारे में आप एक काल्पनिक सिद्धांत
या कार्य कारण संबंध उस समस्या के आप अस्थायी रूप से निकाल लेते हैं, और ये हाइपोथेसिस या ये एक अस्थायी कल्पना आपको अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मदद करती है और एक दिशा देती है। विस्तार से हम प्राकल्पना या उपकल्पना हाइपोथेसिस के बारे में आगे एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। सामाजिक अनुसंधान का हमारा अगला जो स्टेप है वो है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ स्टडी। इसका मतलब है कि आप जिस विषय पर या समस्या पर अध्ययन करने वाले हैं वह भौगोलिक रूप से और विषय के आधार पर उसका डायमीटर या क्षेत्र क्या है, क्योंकि किसी भी विषय पर असीमित अनलिमिटेड अध्ययन और रिसर्च किसी भी रिसर्चर के लिए करना मुश्किल है। तो आप अपना एक निर्धारण कर लेते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स की समस्याओं पर स्टडी करना चाहते हैं, तो किसी राज्य के स्टूडेंट्स का आप अध्ययन कर रहे हैं तो राज्य का निर्धारण करेंगे, या पर्टिकुलर किसी ज़िले में आप स्टूडेंट्स की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं तो वो आपका जो स्टडी एरिया होगा, या आप निर्धारित कॉलेजेस को ले लेना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर कॉलेजेस आपका अध्ययन क्षेत्र होंगे। तो किसी न किसी जितने भी आपके संसाधन हैं, जिस तरह का आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च है और जितना आपके पास टाइम और उपकरण और सोर्सेज हैं आपके रिसर्च करने के, उनके आधार पर ये अध्ययन क्षेत्र निर्धारित होता है, जो बहुत छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत छोटा होगा तो अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण नहीं बन पाएगा, और यदि बहुत बड़ा अध्ययन क्षेत्र आप ले लेंगे तो संसाधनों के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए कठिनाइयाँ खड़ी करेगा। तो इस तरह से आपके समस्त जो संसाधन हैं रिसर्च के, उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। अगला जो स्टेप है वो है सूचनादाताओं का चुनाव या सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स। जब आप सोशल रिसर्च करना चाहते हैं तो अब तक के रिसर्चेस में अब तक के जो स्टेप्स हैं उसमें हम एक तैयारी कर लेंगे, अपने लगभग पूर्व तैयारी कर लेंगे अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, और उसके बाद बात आती है कि आपका टॉपिक क्या है और उस टॉपिक से संबंधित सूचना देने वाले उत्तरदाता, सबसे उपयुक्त सूचनादाता कौन होंगे। तो यदि आप किसानों पर कोई अध्ययन कर रहे हैं तो फिर किसान किस पर्टिकुलर क्षेत्र के, किस पर्टिकुलर तरह की उत्पादन करने वाले कौन से आपके जो कृषक हैं वो आपके सूचनादाता होंगे। या आप स्टूडेंट्स की समस्याओं की बात कर रहे हैं तो क्या आप विद्यालय के छात्रों की बात कर रहे हैं, या महाविद्यालय स्तर के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, या विश्वविद्यालय स्तर के। तो सूचनादाताओं का चुनाव किया जाएगा और वो बहुत स्पष्ट परिभाषित होने चाहिए कि कौन से लोग या कौन से व्यक्ति आपके विषय से संबंधित सूचना देने वाले लोग होंगे। साथ ही ये निर्भर करता है आपके विषय पर और आपके संसाधनों पर कि आप कितने सूचनादाताओं का चुनाव करेंगे। तो उससे संबंधित एक सैम्पलिंग मेथड है जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि अगर हम किसी गांव में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या सारे गांव के निवासी आपके उत्तरदाता होंगे। ये जो पद्धति है वो संगणना पद्धति कहलाती है, सेंसस मेथड कहलाता है। या फिर ये हो सकता है कि एक गांव में अगर 5 लाख लोग हैं और उसमें से हमने 500 लोगों का चुनाव कर लिया, तो आप एक निश्चित मात्रा में उपयुक्त उत्तरदाताओं का चुनाव कर लेंगे, जो कि कहलाता है सैम्पलिंग मेथड। तो इस तरह से हम अपने सूचनादाताओं का चुनाव करते हैं। यहाँ आपका ये वीडियो क्लास ख़त्म होता है। हम इसी विषय को और स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।